हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत 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 स्वागत करता हूँ। जैसा कि अभी आप सभी जान रहे हैं कि अभी हाल में कोरोना वायरस की वजह से सभी स्कूलों को क्लोज कर दिया गया है और कई सारे फैकल्टीज, कई सारे टीचर्स जो हैं ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। सो देखिए, मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने कहा कि सर आप ऑनलाइन क्लासेस लीजिए ताकि हमें भी कुछ बेनिफिट मिल जाए। सो दोस्तों, वी डिसाइडेड टू टेक ऑनलाइन क्लासेस फॉर स्कूल्स स्टूडेंट्स, बिकॉज आप तो जानते ही हैं कि बच्चों की डिमांड पे मैं उनको वो सभी चीज़ें प्रोवाइड ज़रूर कराता हूँ जो उनकी डिमांड होती है, खास करके स्कूल से संबंधित, एजुकेशन से संबंधित। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू दिस लेक्चर विदाउट टॉकिंग एनी मोर। तो आप अंत तक बने रहिए और इस लेक्चर का बेनिफिट उठाइए। देखिए, आज हम कक्षा 7वीं यानी छत्तीसगढ़ भारती के विषय के बारे में जानने वाले हैं। ये छत्तीसगढ़ स्टेट से रिलेटेड एक सब्जेक्ट है जो वहाँ के स्टेट बोर्ड से रिलेटेड है। सो लेट्स कंटिन्यू अबाउट दिस लेक्चर। देखिए दोस्तों, इस पुस्तक के पहले पेज में ही गांधी जी के बारे में बताया गया है। गांधी जी की तस्वीर है यहाँ पे। उससे हमको समझ में आता है कि ये जो बुक बनी हुई है वह एक शांति का प्रतीक है, लोगों को सतमार्ग पे ले जाने के लिए, यानी कि सही रास्ते पे ले जाने के लिए इस बुक ने अपने सारे चैप्टर्स को मॉडिफाई किया होगा। फिर उसके बाद आप देखते हैं यहाँ वंदे मातरम की कविता है। उसके बाद देखिए दोस्तों, हम इसके इम्पोर्टेंट पार्ट्स पे आते हैं। देखिए, आपकी स्कूल के फैकल्टीज़ को किस तरीके से पढ़ाना चाहिए, यहाँ पे ये सभी बातें लिखी हुई हैं कि पाठ की तैयारी कैसे करनी चाहिए, नए शब्दों को परिचय कैसे कराना चाहिए, है ना। और आप जब चैप्टर पढ़ा रहे हो तो किस तरीके से शब्दों का उच्चारण होना चाहिए, विषय वस्तु को समझाना चाहिए, विषय की भाषा पे ध्यान देना चाहिए, साथ ही साथ उनके खुद की योग्यता में भी विस्तार होना चाहिए। क्योंकि ऐसा तो नहीं है दोस्तों कि एक बार कोई टीचर बन गया तो वो हमेशा के लिए इंटेलिजेंट ही रहा। उसके लिए उसको डेली अपने जो टैलेंट है, अपनी जो कैपेबिलिटी है उसमें बढ़ोतरी करती रहनी चाहिए। ओके, इसके लिए उसे भी बुक रीडिंग करनी पड़ेगी। सो देखिए, ये हमारा आपका पैटर्न है कि हम यहाँ पे देखते हैं कि हम कौन कौन से चैप्टर देखेंगे। तो अभी तक मैंने यहाँ पे कुछ चैप्टर्स आप लोग सभी को पढ़ा चुके हैं। कुछ और भी दूँ, प्रेरणा के पुष्प, विद्रोही, शक्ति सिंह, मौसी, शरद ऋतु और सदाचार का ताबीज आज हम इस लेक्चर को लेने वाले हैं, जिसके ये जो है व्यंग्यात्मक विधा है, मतलब व्यंग्यात्मक भाषा में लिखा गया है। ओके, यानी कि आलोचना किया गया है, व्यंग्यात्मक मतलब। और इसको श्री हरिशंकर प्रसाई जी ने लिखा है। ये बातें भी आपको क्लियर होनी चाहिए दोस्तों। अब हम इस चैप्टर में डायरेक्ट आते हैं। ओके दोस्तों, सो जस्ट मिनट। ओके दोस्तों, फाइनली हम इस चैप्टर में पहुंच चुके हैं। देखिए, ये चैप्टर जो है, इस चैप्टर का नाम बताया गया है सदाचार की तावीज, जिसको श्री हरिशंकर प्रसाद परसाई जी ने बताया है, लिखा है। तो इस चैप्टर का मोटिव क्या है? इस चैप्टर का मोटिव है, आज जिस तरीके से हमारे देश में भ्रष्टाचार फैल रखी है, उसी के आधार पे इस चैप्टर को बनाया गया है कि किसी राज्य में भ्रष्टाचार को कैसे पहचाना जा सकता है। साथ ही उस राज्य के जो भ्रष्टाचारी जो शासक होती है, मतलब जो वो भ्रष्टाचारी है या नहीं है, इन बातों को भी यहाँ पे गहराई से वर्णन किया गया है। सो देखिए, सबसे पहले मैं अपने प्यारे स्टूडेंट लोगों से बताना चाहूँगा कि भ्रष्टाचार का मतलब क्या होता है। पहले आप ये समझिए। देखिए दोस्तों, क्या होता है कि जब आप अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर लेते हैं, जब आप अ, अपने डिग्रियों को हासिल कर लेते हैं और उसके बाद कहीं जॉब के लिए जाते हैं, तो सामने वाला ऑफिसर आपसे अगर पैसे की डिमांड करता है तो वो एक प्रकार का भ्रष्टाचार है। सामने वाला ऑफिसर अगर आपको ये बोलता है कि आप किसी सोर्स को लेके आए हैं क्या, आप किसी बड़े मंत्री या बड़े अधिकारी के किसी के परिचय हैं क्या, या किसी के रिलेटिव्स हैं क्या, तभी हम आपको जॉब में रखेंगे, तो वो भी एक भ्रष्टाचार की प्रक्रिया होती है। चुनाव के वक्त आपके सामने जो वोट मांगने के लिए आते हैं आपके तथाकथित नेता, तो वे जब आपको रुपए पैसे देते हैं या किसी प्रकार का कोई उपहार देने की कोशिश करते हैं, तो वह भी एक भ्रष्टाचार में गिना जाता है। ओके दोस्तों, साथ ही देखिए, जब आपको किसी पुलिस अधिकारी से काम करवाना होता है और आप जब उसे जाके कोई गिफ्ट देते हो, कोई मिठाई का डिब्बा देते हो, यानी समझ रहे हो ना, मिठाई का डिब्बा यानी कुछ पैसे देते हो, तब उसे भ्रष्टाचार कहा जाता है। उस पैसे को पुलिस की लैंग्वेज में मिठाई का डिब्बा बोला जाता है। अभी हाल ही में आप न्यूज़ देख रहे होंगे कि पुलिस वालों ने कैसे कैसे काम किए हैं, अभी न्यूज़ में आपको दिखाई दिया होगा। तो मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है उनकी तारीफ में, है ना। कि वो कितने महान हैं या कितने दुष्ट हैं, ये आप खुद ही न्यूज़ से पता कर सकते हो। इसके लिए मैं आपको
फ्री छोड़ता हूँ दोस्तों, मैं इस पे कमेंट नहीं कर सकता। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू दिस लेक्चर। देखिए यहाँ पे क्या होता है, एक राज्य होता है, उस राज्य का एक राजा होता है, वो बोलता है कि हम मुझे सुनने में आया है कि हमारे राज्य में कहीं कोई भ्रष्टाचार वगैरह तो नहीं फैल रहा है। तो सभी दरबारियों ने कहा, हुजूर हम इसको कैसे देख सकते हैं, जब आपको ये नहीं दिखाई दे रहा है तो हम इस भ्रष्टाचार को कैसे देख सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से सभी दरबारियों ने कहा, क्योंकि उनको भी डर था भाई कि अगर वो मान लीजिए बोल देते हैं तो राजा भी भड़क सकता है, क्योंकि इसमें राजा के खिलाफ में ही, राजा के अधिकारियों के खिलाफ में ही उनको बोलना पड़ेगा। सो उन्होंने निर्णय लिया कि नहीं, हमें तो दिखाई नहीं देता सर, आप ही देखो, आपको अगर दिखाई देता हो तो हमें भी दिखाई देगा। तो राजा ने कहा नहीं भाई, ऐसा नहीं है, ऐसा भी हो सकता है कि जो चीज मुझे नहीं दिख रही है, हो सकता है आप लोगों को दिखता हो, ऐसा भी तो संभव है। सो आप बिल्कुल बताइए मुझे। तब उन लोगों ने कहा नहीं सर, आप ही ने अब नहीं देख पा रहे हो, आपके राज्य में कहाँ भ्रष्टाचार है तो हम उसको कैसे देख सकते हैं। हम, माफ कीजिएगा दोस्तों, हमें तो आपके वाहवाही करने का आदत है, हमें वो चीज़ नज़र ही नहीं आएगी। हम तो आज तक आपकी तारीफ ही करते आए हैं, आपकी अच्छी चीज़ों को देखते आए हैं, हमें कैसे वो चीज़ नज़र आएगी। और इस बात से राजा जो है वो बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, देखो कभी कभी मुझे मुझे तो बुरे सपने नहीं आते, लेकिन तुम लोग को तो जरूर आते होंगे ना। तो सभी दरबारी बोलते हैं, हाँ सर, हमें बुरे सपने तो आ ही जाते हैं, क्या करेंगे। तो सर ये सपना नहीं है ना, आप हकीकत में पूछ रहे हैं ना, तो हमको हकीकत में बताना पड़ेगा। तो सर हमको सीरियसली ना दिखाई नहीं देता ये भ्रष्टाचार कहाँ है। तब किसी दरबारी ने कहा कि सर आपके राज्य में ना एक ग्रुप है। ओके, उस ग्रुप को आप क्या कहते हो, आप उस ग्रुप को विशेषज्ञ का नाम दिए हो, विशेषज्ञ की उपाधि दिए हो, और वो जो विशेषज्ञ हैं ये आपको जरूर दिखा देंगे कि वो भ्रष्टाचार कहाँ है। तो राजा बोलते हैं ओके, विशेषज्ञ ग्रुप को बुलाया जाए। विशेषज्ञ मतलब एक्सपर्ट्स ग्रुप को। ओके, ये किसी न किसी फील्ड में एक्सपर्ट रहे होंगे। तो अब देखिए, यहाँ विशेषज्ञ ग्रुप के यानी कि दरबारियों ने जैसा कहा था कि आपके दरबार में या आपके राज्य में विशेषज्ञों का एक ग्रुप है, यानी कि विशेषज्ञों की एक जाति है, एक समाज है, आप उनको बुलाइए। राजा ने उनमें से किसी 5 लोगों को बुलवाया। अब उन्होंने कहा कि सुना है हमारे राज्य में भ्रष्टाचार है, पर वो कहाँ है पता ही नहीं चलता, तुम लोग उसका पता लगाओ ना जरा, अगर मिल जाए तो पकड़ के हमारे पास ले आना, मिल जाए तो पकड़ के हमारे पास ले आना, और अगर कुछ नमूने मिले तो उसको भी ले आना, ताकि मैं कंफर्म कर सकूं। विशेषज्ञ ने उसी दिन से छानबीन शुरू कर दी। 2 महीने बाद फिर से वो दरबार में हाजिर हुए। अब देखिए, राजा ने पूछा, अरे विशेषज्ञ, तुम्हारी जांच पूरी हुई है नहीं? तो उन्होंने बोला जी सरकार, हो चुकी। तो उन्होंने बोला भ्रष्टाचार मिला? इन्होंने बोला बहुत सारा मिला सर, बहुत सारा। राजा ने हाथ बढ़ाया, चलो ठीक है, दो मुझे, मैं देखता हूँ कैसा दिखता है ना। विशेषज्ञों ने कहा हुजूर, वह हाथ की पकड़ में नहीं आता, वह रहता सभी जगह है, लेकिन दिखाई ही नहीं देता क्योंकि इतना छोटा है, एकदम महीन है वो, लेकिन सभी जगह है। राजा ने सोच में पड़ गया, बोले यार कहीं तुम भगवान की तो बात नहीं कर रहे हो ना, क्योंकि भगवान भी तो हर जगह रहते हैं लेकिन दिखाई नहीं देते, तो कहीं ये भ्रष्टाचार भगवान तो नहीं है ना, है ना। तो वो बोलते हैं कि नहीं सरकार, कहाँ भगवान की तुलना इस भ्रष्टाचार जैसे घटिया चीज से कर रहे हो, लेकिन हाँ कुछ लोगों के लिए भ्रष्टाचार जो है भगवान तो बन ही गया है। तो दरबारी ने बोला, पर वह है कहाँ भाई, आपको पता कैसे चला जब वो किसी को दिखाई नहीं देता? विशेषज्ञ ने जवाब दिया, वो तो सभी जगह है, इस भवन में भी नजर आ रहा है हमें तो, है ना, इस भवन में भी हमको दिखाई दे रहा है, वो महाराज के सिंहासन में भी नजर आ रहा है हमको। कमाल की बात है, सिंहासन में जिसमें मैं बैठता हूँ उसमें भी नजर आ रहा है तुमको? राजा उछल कर खड़े हो गया, बोलता है कि यार सच बता दो यार, अब सस्पेंस मत रखो, है ना। विशेषज्ञों ने कहा हाँ सरकार, सिंहासन में भी है, पिछले माह इस सिंहासन पर रंग करने के जिस बिल का भुगतान किया गया वह बिल्कुल झूठा बिल था, उतना तो बिल बना ही नहीं था, वास्तव में आपसे दुगुना दाम लिया गया, उतना नहीं था। ओके, तो आधा पैसा बीच वाले, यानी कि जिन लोगों ने उनको बुलवाया था रंग लगाने के लिए, जिन लोगों ने इसको बनवाने के लिए बुलवाया था, उन लोगों ने ले लिया। तो आपके पूरे शासन में भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है।
और वह घूस के रूप में लिया जाता है। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया इस लेक्चर के शुरू होने से पहले कि भ्रष्टाचार क्या होता है, तो वह घूस के रूप में लिया जाता है। ओके, अब देखिए, विशेषज्ञों की बात सुनकर राजा थोड़ा परेशान हो गए। बोले कि यार ये क्या हो रहा है। सभी दरबारी के होश उड़ गए, उनके कान खड़े हो गए। यार कहीं हमारी पोल ना खुल जाए। राजा ने कहा, यह तो बड़ी चिंता की बात है। हम भ्रष्टाचार बिल्कुल मिटाना चाहते हैं। विशेषज्ञों, तुम बता सकते हो वह कैसे मिटेगा, तुम ही बता दो। ओके, विशेषज्ञों ने कहा, हाँ महाराज, हमने उसकी भी योजना तैयार कर ली है। भ्रष्टाचार मिटाने के लिए महाराज को व्यवस्था में थोड़ा परिवर्तन लाना पड़ेगा। एक तो भ्रष्टाचार के मौके मिटाने होंगे। जैसे कि आप जब ठेके में किसी चीज को दे देते हो, किसी ठेकेदार को दे दिए, बोले कि ये लो, आप इस काम को कराओ, तो ठेकेदार क्या करता है, अधिकारियों से घूस खाता है, अधिकारियों को घूस देता है और अपने काम निपटवाता है ना। और ठेका मिल जाए तो उसकी घूस की जो मांग है वो बढ़ जाती है। क्योंकि जब जब भौतिक सुविधाओं का दायरा बढ़ता है, हमारा लालच भी बढ़ने लग जाता है। कि जब आपकी इनकम बढ़ती है, जब आपकी आय बढ़ती है, तब आपका लालच भी बढ़ने लग जाता है, इस तरह। लेकिन सभी व्यक्तियों के साथ ऐसा नहीं होता दोस्तों। ओके, मैं कुछ लोगों के बारे में ही ऐसा बोल रहा हूँ। इस तरह और बहुत सी चीजें हैं। किन कार्डों से आदमी घूस लेता है, यह भी सोचने वाली बात है। अब देखिए, मैं पुलिस वालों का उदाहरण देना चाहता था, लेकिन मैं विवश हूँ क्योंकि हमारे देश की पुलिस इतनी महान है। अगर मैं उस पर कुछ भी टिप्पणी करूंगा तो हो सकता है मुझ पे ही एफआईआर कर दें। तो राजा ने कहा, अच्छा तुम अपनी पूरी योजना रख लो, है ना, और मुझे उसके बारे में डिटेल से बता दो। हम और हमारे दरबारी मिलकर उस पर विचार करेंगे। तो विशेषज्ञ चले गए फिर। राजा और दरबारियों ने भ्रष्टाचार मिटाने को, उस चीज को पढ़ा, उस पर विचार किया। विचार करते करते दिन बीतने लगे और राजा का स्वास्थ्य भी बिगड़ने लगा। क्योंकि इतनी परेशानी हो गई उनको कि यार उनके दरबार में ही ऐसे लोग हैं जो भ्रष्टाचार को निमंत्रण देते हैं। बुरा लगा ना भाई साहब को। एक दिन एक दरबारी ने कहा, महाराज चिंता के कारण आपका स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। उन विशेषज्ञों ने आपको झंझट में डाल दिया। उससे अच्छा क्या आप होता है कि आप उनको बुलाते ही नहीं। आपकी रातों के राजा बोला, हाँ यार सच बोल रहे हो, रात को नींद नहीं आता, लगता है कहीं कोई भ्रष्टाचार ना कर रहा हो, है ना। दूसरा दरबारी बोला, ऐसी रिपोर्ट को आग के हवाले कर दो सर, जिसने आपकी नींद ही उड़ा दी, है ना। और आपको आपकी नींद में खलल पड़ रहा है उसकी वजह से, ऐसे भ्रष्टाचार को आग के हवाले कर दो। राजा ने कहा, पर खरे क्या, ये भी तो जरूरी है। तुम लोगों ने भ्रष्टाचार मिटाने की योजना का अध्ययन किया, तुम्हारा क्या विचार है जरा बता दो हमको, है ना, और उसको कैसे उपयोग में लाना है। दरबारियों ने कहा, महाराज यह योजना क्या है, एक मुसीबत के जैसी तो है ना। और उसके अनुसार कितने उलटफेर करने पड़ेंगे, कितनी सारी बदलाव करने पड़ेगी, कितनी परेशानी होगी, सारी व्यवस्था उलट जाएगी। तो जो चला आ रहा है इतने सालों से, क्योंकि देखिए दोस्तों, कानून कानून ऐसा नहीं होना चाहिए जो पब्लिक को परेशान करे। कानून ऐसा होना चाहिए जो पब्लिक की सुविधा के लिए हो। और अगर कोई कानून पब्लिक को परेशान कर रही है, निर्दोष पब्लिक को, तो उस कानून को बदल देना चाहिए। उसे बदलने से कई सारी कठिनाइयां पैदा होंगी। ऐसे दरबारी कहते हैं, हमें तो कोई ऐसी तरकीब ही चाहिए, ऐसी तरकीब चाहिए जिससे बिना कुछ उलटफेर किए भ्रष्टाचार मिट जाए। मतलब वो चाहते हैं कि बैठे बैठे उनको खाने को मिल जाए। अगर शेर बोलेगा कि मुझे बैठे बैठे हिरण आए और मेरे मुंह में घुस जाए, तो ऐसा तो संभव नहीं है, उसके लिए मेहनत करनी जरूरी है। तो अब देखिए यहाँ पे राजा साहब बोले, मैं भी यही चाहता हूँ यार, पर यह हो कैसे, तुम लोग ही कोई उपाय खोजो ना। एक दिन दरबारी ने राजा से कहा, एक दरबारियों ने कहा कि सामने एक साधु को पेश किया और बोला कि महाराज, ये कंदरा में तपस्या करते हुए एक महान साधु हैं, है ना, महान साधु हैं। इन्हें सदाचार का तावीज बनाया है इन्होंने। बोला कि जो इस ताबीज को पहनेगा वो कभी बेईमानी करेगा ही नहीं, वो कभी चोरी नहीं करेगा, है ना, और वो हमेशा कैसे रहेगा, अच्छा इंसान बन के रहेगा। साधु ने अपने झोले में से एक ताबीज निकाल कर राजा को दे दिया। राजा ने उसे देखा, बोले, हे साधु, इस ताबीज के विषय में मुझे विस्तार से बताओ जरा। इससे क्या सदाचारी बन सकते हैं, कोई आदमी क्या अच्छा बन सकता है। तो साधु ने समझाया, भ्रष्टाचार और सदाचार मनुष्य की आत्मा में होती है सर, सोच लो, बाहर से नहीं आता वो कहीं। मतलब उनके मन में लालच होता है ना, तो ये वहीं से जनरेट होती है। ओके, देख रहे हैं आप स्क्रीन पे, ये साधु महाराज उनको ताबीज दे रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है आगे। विधाता जब मनुष्य को बनाता है
तब किसी की आत्मा में ईमान की कल फट फिट कर देता है, मतलब वो ईमान कितना रहेगा उसके में वो फिट कर देता है, और किसी की आत्मा में बेईमानी डाल देता है। इस कल में ईमान या ईमानदारी के स्वर निकलते हैं। ओके, वो बोलता है नहीं मैं कभी बेईमानी नहीं करूंगा, ओके, हर काम को ईमानदारी से करूंगा। ओके दोस्तों, और मैं आप सभी को भी बोलना चाहूंगा कि आप हमेशा ईमानदारी का साथ दीजिए, बिकॉज ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। जिन्हें आत्मा की पुकार कहते हैं, ऐसा साधु महाराज कहते हैं, आत्मा की पुकार के अनुसार ही आदमी काम करता है। प्रश्न यह है कि जिनकी आत्मा से कोई बेईमानी के स्वर निकलते हैं, उन्हें दबाकर ईमानदारी के स्वर कैसे निकालेंगे सर आप? मुश्किल है। मैं कई वर्षों से इसी में चिंतन में लगा हुआ था, है ना, और आज भी लगा हुआ हूँ। अभी मैंने सदाचार का इसलिए ताबीज बना दिया है, जिस आदमी की भुजा पे ये बंधा होगा वह सदाचारी हो जाएगा। मैंने कुत्ते पर भी इसका प्रयोग किया। देखिए दोस्तों, कुत्ता हमेशा सदाचारी होता है, क्योंकि वह मूक बधिर ऐसा पशु है जिस पे आप मनुष्य से ज़्यादा विश्वास कर सकते हैं, है ना। यह ताबीज गले में बांध लेने से कुत्ता भी रोटी नहीं चुराता। बात यह है कि ताबीज में से भी सदाचार के स्वर निकलते हैं। ओके, मतलब सोचिए महाराज कैसे उल्लू बना रहे हैं। जब किसी की आत्मा बेईमानी के स्वर निकालने लगती है, तब यह ताबीज की जो शक्ति है उस आत्मा का गला घोट देती है, और आदमी को ताबीज के ईमान के स्वर सुनाई पड़ते हैं। देखिए कितनी मूर्ख भरी बातें हैं, और हमारे देश के मूर्ख लोग इस बातों को यकीन कर लेते हैं। वह इन स्वरों को आत्मा की पुकार समझकर सदाचार की ओर प्रेरित हो जाता है ना। यही ताबीज का गुण है महाराज। दरबार में हलचल मच गई, क्या सच में ऐसा ताबीज हो सकता है बच्चों? बिल्कुल नहीं हो सकता, ऐसा कोई ताबीज नहीं है। देखिए दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर लालच होता है, और वो लालच के कारण है क्योंकि उनकी मांग बड़ी होती है, और जिनकी ज़रूरतें कम होती हैं उनके ईमान में दम होती है, और जिनकी ज़रूरतें ज़्यादा होती हैं, मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए, मुझे ऐसा भी करना है वैसा, उनको लालच जल्दी लग जाता है दोस्तों। और लालच नाम की जो बीमारी है बहुत खतरनाक होती है, फिर आपको गलत रास्ते में ले जाती है। अब यहाँ देखिए, राजा ने खुश होकर कहा, मुझे नहीं मालूम था कि मेरे राज्य में एक चमत्कारी साधु भी है। महात्मन, हम आपके बहुत आभारी हैं, आपने हमारा संकट ही हर लिया। हम सर्वव्यापी भ्रष्टाचार से बहुत परेशान थे, मगर हमें लाखों नहीं करोड़ों में ताबीज चाहिए। हम राज्य की ओर से ताबीजों का एक कारखाना खोल देते हैं। आप उसके जनरल मैनेजर बन जाओ। कौन बोलता है? राजा बोलता है खुश होकर उस बाबा को, है ना, और अपनी देख रेख में बढ़िया बढ़िया ताबीज बनाओ और मैं सबको बांट दूंगा। ओके, तो एक मंत्री ने कहा, महाराज राज्य क्यों झंझट में पड़े, मेरा तो निवेदन है कि साधु बाबा को ठेका ही दे दो। अब देखिए, अभी मैंने आपको बताया था, इस चैप्टर में भी लिखा है कि ठेके से ही क्या होता है, भ्रष्टाचार पनपता है। और वे व्यक्ति बोल रहे हैं कि उनको ठेका दे दो। वे अपनी मंडली से ताबीज बनवा कर राज्य को सप्लाई करते रहेंगे, और राज्य को जब जब सप्लाई करेंगे सभी लोगों को ताबीज मिल जाएगी, और सभी लोग ईमानदार बन जाएंगे। राजा को यह सुझाव पसंद आया, साधु को ताबीज बनाने का ठेका दे दिया। उसी समय उन्हें 5 करोड़ रुपए कारखाने के लिए पेशगी भी कर दी। ओके, तो अब देखिए क्या होता है, राज्य के अखबारों में ये खबर छप गई कि सदाचार की ताबीज की खोज हो चुकी है। ताबीज बनाने का कारखाना भी खुल गया, लाखों ताबीज भी बन गए। सरकार के हुक्म से हर सरकारी कर्मचारी की भुजा पर एक एक ताबीज बांध दिया जाए, ये उन्होंने ऑर्डर पास कर दिया। ओके, अब यहां से क्या होता है, भ्रष्टाचार की समस्या एक ऐसा सरल हल निकल आने से राजा और दरबारी काफी खुश हो गए। बोले अब तो हमारा टेंशन खत्म हो गया, खामखा हम इतने परेशान हो रहे थे उन विशेषज्ञों की बातों में आकर के। एक दिन राजा की उत्सुकता जागी, सोचा देखें तो यह ताबीज कैसे काम करता है। वह वेश बदलकर कार्यालय पहुंच गए। उस दिन 2 तारीख थी, एक दिन पहले ही तनख्वाह मिली थी उन लोगों को, है ना। अब उनको लगा कि नहीं, कल ही तो तनख्वाह मिली है, तो आज ये लोग करप्शन नहीं करेंगे, यानी भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। वह एक कर्मचारी के पास गए और कोई काम बताकर उसे 5 रुपए का नोट देने लगे। कर्मचारी ने उन्हें डांटा, भाग जाओ, यहाँ से घूस लेना पाप है। ऐसा कर्मचारी ने कहा। राजा बहुत खुश हो गए, बोले यार ताबीज ने तो सही में कमाल कर दिया। सब लोग ईमानदार हो गए। कुछ दिन बाद वे फिर वेश बदलकर उसी कर्मचारी के पास गए। उस दिन 21 तारीख थी, महीने का आखिरी दिन था। ओके, अब क्या होता है, राजा ने फिर उसे 5 के नोट दिखाए, और उसने ले करके उस पैसे को जेब में रख लिया। राजा ने उसका हाथ पकड़ लिया, बोला मैं तुम्हारा राजा हूँ चोर,
तुम इस पैसे को तुम घूस ले रहे हो? क्या तुम सदाचार का ताबीज नहीं बांध कर है? बांधा है सरकार, ये देखो ना। क्या ये ताबीज है? खाली टाइम पास है। हम तो सब कुछ काम करते हैं, हम चोरी करते हैं, हम घूस लेते हैं। उसने आस्तीन चढ़ाकर ताबीज भी दिखा दिया। राजा असमंजस में पड़ गए। फिर ऐसा क्या हो गया भाई कि तुझे ये काम नहीं कर रहा है ना? उन्होंने ताबीज पर कान लगाकर सुना। ताबीज में से स्वर निकल रहे थे, अरे आज 31 है, महीने का आखिरी दिन है, ले लो ले लो ले लो। तो ये चैप्टर आपका इसी के साथ खत्म होता है दोस्तों। काफ़ी मज़ेदार चैप्टर था। आई होप कि आप सभी को ये चैप्टर समझ में आया होगा और आपने काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी लिया होगा इस चैप्टर का। सो दोस्तों, मैं अपने नए सब्सक्राइबर से बोलना चाहूँगा कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपकी स्कूल के कोर्स को मैं ज़रूर आपको कंप्लीट कराऊंगा। देखिए दोस्तों, ऐसा है कि कुछ बिजी शेड्यूल्स भी होते हैं, जिसमें से मैं आप सभी के लिए टाइम अवश्य निकालूंगा और आपके लेक्चर्स जो है मैं आपको कंटिन्यू देता जाऊंगा। सो गुड लक टू ऑल ऑफ यू दोस्तों। आप होंगे कामयाब। गुड लक एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो वंस अगेन।